हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों अभी तक हम 2019 के सेट 1 की बच्चों आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो सभी वीडियोस देख ली होंगी। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं बच्चों, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है बच्चों अनसॉल्व्ड पेपर की, ठीक है, जिसमें 2019 के सेट 1 का पहली वीडियो से लेकर जितनी भी वीडियो आएंगी उसी प्लेलिस्ट में आने वाली है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है ना बच्चों, वो अनसॉल्व्ड पेपर से ही बनता है। अगर आपने बुक्स वगैरह कुछ ढंग से नहीं पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत ही आप पढ़ पाए हैं, तो बच्चों एक काम आप जरूर कर लीजिएगा। एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दी है, प्लेलिस्ट उनकी अलग से अवेलेबल है, एक क्लासेस पर जाके आप देख सकते हैं। एक तो यार आप उस सीरीज को पूरा कर लीजिए, ठीक है, और ये जो हम अनसॉल्व्ड पेपर यहाँ पे आपको करा रहे हैं इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आई होप कि आपके 80+ नंबर मैथ में आराम से आ जाएंगे, बशर्ते आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने दी है वो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको आने चाहिए यार, ठीक है। हमने हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और फिर उनको सॉल्व भी कराया है। अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 और 10 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दे चुके हैं और सॉल्व भी करा चुके हैं। तो यार उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में भी टाइम है जब तक। और इस अनसॉल्व्ड पेपर को रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज देख लिया कर नहीं, तो फिर सबसे बड़ी समस्या यही हो जाएगी। जैसे ही आप इंटरेस्ट लेंगे और रेगुलर वीडियोस को देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अनसॉल्व्ड पेपर से क्या है बच्चों कि पूरी बुक के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एक पहले सेट में तो हमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, घबराना मत। ऐसी कुछ सबके साथ होती है, कोई तुम्हारे साथ नहीं हो रही है क्या, तुम मेरे साथ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। ये कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, कभी किसी चैप्टर का आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई सा फॉर्मूला होता है। देखिए ये चीज होगी, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ये समस्या आपकी बनी रहेगी। तो सबसे मेन, डेली 1 से 1.5 घंटे फॉर्मूले याद करो मॉर्निंग में। जो थोड़े कम आपको याद हैं उन्हें पहले याद करने बैठा करो, ठीक है। डेली फॉर्मूले याद करो और रेगुलर यहाँ पर समझिए। आप कोई फॉर्मूला नया लगता है तो आप उसको फॉर्मूले की कॉपी में नोट कर लीजिए और डेली फॉर्मूलों को याद करिए। ये समस्या जो आपके साथ अगर हो भी रही हो कुछ बच्चों के साथ, तो वो 1 सेट या 1.5 सेट तक, लास्ट 2 सेट तक रहेगी। जैसे ही मैं 2 सेट समाप्त कर दूंगा आपको सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, पेपर यहीं से बनेगा, दिमाग में सेट कर लो ये वाली बात। जिसने अनसॉल्व्ड पेपर अच्छे से कर लिया उसके मैथ में 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ पेपर यहीं से बनता है। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ सिलेबस कराते हैं, सेट कराते हैं, सेट अच्छे से करा देते हैं, नंबर बच्चों के अव्वल ही आते हैं। तो बस आपके भी अव्वल आएंगे, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, रेगुलर वीडियो को देखा करो। और बच्चों एक आपसे शिकायत है यार, जो शाम को वीडियो प्रोवाइड होती है यार उसके व्यूज बहुत कम होते हैं यार, वो भी तो अनसॉल्व्ड है, उसको आप लोग क्यों नहीं देखते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शाम को हम नहीं देख पाते तो हम वीडियो को बंद करें, शाम को सिर्फ मॉर्निंग में ही दें। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि यार दोनों टाइम वीडियो प्रोवाइड होते हैं यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार। व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी आप यूज़ करते हैं सब जगह शेयर करें। 2 मिनट लगती हैं यार, हम आपके लिए 1 घंटे की आधा घंटे की वीडियो प्रोवाइड करते हैं और आप हमारे लिए 5 मिनट नहीं लगा सकते यार। शेयर किया करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मुझे दोनों वीडियोज़ पे अच्छे खासे चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और बच्चों एक न्यू इंपॉर्टेंट सूचना, हम लोग अभी 1 अप्रैल से क्लास 12 और 10th का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 का बच्चों। जो बच्चे इस साल 9 से 10th, 11 से 12th में आए उनके लिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास इस टाइम शॉर्ट था, फिर भी हमने आपको बेहतरीन तैयारी कराई, सिलेबस कंप्लीट करा दिया, लगभग 1 चैप्टर बचा है, करा देंगे कुछ ही दिन में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी, अनसॉल्व्ड पेपर भी स्टार्ट हो गया टाइम से, बहुत टाइम बचा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से कराई, बट इस बार तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम होगा बच्चों। सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान से सॉल्व कराएंगे, डीपली नॉलेज देंगे मैथ में, इतना मस्त मैथ पढ़ाएंगे कि आपको मैथ से नफरत होगी तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी विद कंप्लीट बेसिक नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। हम ऐसा आपको मैथ पढ़ा देंगे कि आप अपने से बराबर वाले बच्चों को खुद पढ़ाने लग जाओगे कि यस ऐसे करो, इस सवाल को आप खुद बताओगे कि ऐसे करो, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत डीपली नॉलेज देने वाले हैं, जिससे आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। गहराई से मैथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाएंगे। जिसने 9 और 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उसको भी 12th में बेहतरीन समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। हम उस कॉन्सेप्ट को उठा के चलेंगे, सब चीज़ बहुत अच्छे से कराने वाले हैं।
तो यार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लीज़ जोड़िए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स हैं, आपके छोटे भाई बहन, आस पड़ोस, रिलेशन, और जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बताइए बच्चों, ठीक है। काफ़ी बच्चे कर भी रहे हैं, उन सबके लिए दिल से थैंक्स। प्लीज़ आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपके लिए वैसे ही मेहनत करते रहेंगे। और आपके लिए एक नया चैनल भी हम लेकर आने वाले हैं, जिस पर कॉम्पिटिशन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों, कुछ ही मंथ में। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप लोग के एग्जाम के बाद ही आपको एक चैनल मिल जाएगा, तो हमसे जुड़े रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी पर देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक चीज़ और रह गई, हमने फीस नहीं बताई यार। देखिए क्लास 12th के लिए जो हमने फीस रखी है वो 400 रुपये रखी है। 12th की जो फीस हमने रखी है वो 400 रुपये रखी है बच्चों, पूरे साल की फीस है, ठीक है। और 10th के लिए जो हमने फीस रखी है वो 300 रुपये फीस रखी है, ये भी बच्चों पूरे साल की फीस है। इसके बाद आपको यार कोई भी रुपया पे नहीं करना है, ठीक है। ये आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, किसी से भी करा सकते हैं या कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा बच्चों। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस 2022 की स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और एक नई ऑफर है बच्चों, अगर आप 1 अप्रैल तक हमारी बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी जो 400 रुपये फीस है ये घट के सिर्फ 360 रुपये रह जाएगी पूरे साल की, और ये 270 रुपये रह जाएगी पूरे साल की, सिर्फ 1 अप्रैल तक। उसके बाद आपको 400 या 300 से अधिक भी पे करना पड़ सकता है, ये बात आप जहन में रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को प्लीज़ यार जोड़िए, हमने भी आपके लिए मेहनत की है, तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा हमारे लिए ये सारी चीज़ें कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो आ जाते हैं अब अनसॉल्व्ड पेपर पर बच्चों। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप पर भी आप हमसे बता सकते हो। हमारा नंबर है 8923824554 या 8279441378। आप इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी हमें बता सकते हैं, सर हमें बैच ज्वाइन करना है, तो हम लोग आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान से कराई जाएंगी यार, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंगें बंद कर देंगे जाना, और जो जाता होगा ना उसे ही पकड़ कर ले आएंगे कि भाई मत पढ़, यहाँ पढ़, बेहतरीन तैयारी हो रही है, ठीक है। ऐसा पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा मैथ में, एकदम तुम्हें ये बना लेना, एकदम हीरो बना दूंगा। बस तैयारी है, एकदम टाइम भी हमारे पास है, बेहतरीन कराएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों को, ठीक है। आइए अब लेते हैं हम बच्चों अपने सेट को। देखिए सेट में हमने जो क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों, वो हमने 3 खंड कंप्लीट कर लिए हैं। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, उसका एक पार्ट हमने तीसरा खंड कंप्लीट कर लिया। आज चौथा खंड आपका चलने वाला है, तो आइए उठा लेते हैं चौथे खंड को बच्चों। चौथे का बच्चों का प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, इसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सभी खंड हल करने हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। भाई एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 कार्ड पड़े हुए हैं और 10 कार्डों पर 1 से लेकर 10 तक के पूर्णांक नंबर लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत, बॉक्स में 10 कार्ड डाल दिए, 1 से लेकर 10 तक के उसमें पूर्णांक नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आगे, और इन्हें अच्छी तरीके से मिला लिया गया है, मिक्स कर लिया गया है। हमें नहीं पता कौन सा कार्ड नंबर का कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस बक्से से एक कार्ड यदृच्छा निकाला गया है। फिर क्या किया गया, इस बॉक्स से एक कार्ड निकाल लिया यदृच्छा अचानक, ठीक है। और यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक लिखा है। भाई एक कार्ड यदृच्छा निकाला और हमें ये ज्ञात है, ये दिया है कि जो उस कार्ड जो निकाला है उस पर जो अंक लिखा होगा वो 3 से अधिक लिखा होगा, ये ज्ञात है, ठीक है। तो इस बात की प्रायिकता निकालो कि निकाले गए कार्ड पर जो अंक है वो सम संख्या होगा, ठीक है। ये हमसे पूछा है, मतलब कि एक बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स है, इसमें 10 कार्ड ऐसे करके पड़े होंगे, 10 कार्ड हैं टोटल, कितने 10 होंगे, और इनमें फिर नंबर लिखे होंगे, ठीक है। तो इसमें से एक कार्ड निकाला गया और यह ज्ञात है कि जो कार्ड निकाला गया है उस पर अंक 3 से अधिक लिखा होगा। तो 2 घटना होंगी बच्चों, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें दे रखी है, पता है पहले से, और दूसरे की निकालनी है। इट मीन्स दैट इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये मैं आपको करा भी चुका हूँ, पहली एक्सरसाइज है 13.1। तो बच्चों 2 घटना है, तो हम पहली घटना को मान लेते हैं, कुल मिला के पहले यहाँ लिख लेते हैं। बॉक्स में कुल कार्ड, कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड हैं। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो वो
प्रतिदेश समष्टि निकालें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कुल मिला के NS कुल कार्ड कितने हो गए 10, ठीक है। अब इस बात की हमें पहले से ज्ञात है कि जो कार्ड निकालेंगे एक कार्ड यदृच्छा उस पर 3 से अधिक नंबर लिखा होगा, तो ये घटना है एक, इसको हम मान लेते हैं। यह निकालेंगे निकाले कार्ड पर लिखा अंक, निकाले कार्ड पर लिखा अंक 3 से अधिक होगा, इस बात की घटना ई है, ठीक है। या फिर ये लिख दीजिए माना घटना ई यह दर्शाती है, यह बताती है कि निकाले कार्ड पर लिखा अंक 3 से अधिक है, ठीक है, 3 से अधिक है। हमने एक घटना मान ली ई, और वो घटना इस बात की हमने मान ली कि जो निकाला गया कार्ड है उस पर लिखा हुआ अंक 3 से अधिक होगा। तो 3 से अधिक होगा तो भाई कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं 3 से अधिक, यानी हो सकता है उस पर 4 लिखा हो सकता है 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, 10, इनमें से कोई एक नंबर लिखा होगा। तो NE कितना हो गया, तो NE हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 7। तो प्रायिकता निकालें इसकी, PE बराबर NE अपॉन NS। तो NE कितना है प्यारे 7 और NS कितना है 10। तो निकाला गया कार्ड पर लिखा हुआ अंक 3 से अधिक होगा, इस बात की प्रायिकता 7/10 आ गई। जबकि हमें यह ज्ञात आगे क्या बोल रहा है, तो इस संख्या के सम संख्या होने की प्रायिकता निकालो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना निकाले गए कार्ड पर सम संख्या होने की घटना, माना F घटना निकाले कार्ड पर सम संख्या को दर्शाती है, सम संख्या को दर्शाती है, ठीक है भाई। एक घटना तो ये थी कि जो कार्ड निकाला गया है उस पर अंक 3 से अधिक हो, तो वो हमने निकाल ली प्रोबेबिलिटी। अब इस बात की प्रायिकता हमें निकालनी है कि जो पत्ता निकाला गया है उस पर सम संख्या लिखी हो। तो भाई जो पत्ता हमने निकाला है वो 3 से अधिक है, पहली बात तो ये क्लियर है। जो हमने पत्ता निकाला है उस पर जो अंक लिखा है वो 3 से अधिक है, यानी इनमें से कोई एक अंक होगा। और अब ये बोल रहे हैं कि यदि वो संख्या सम हो, इस बात की प्रायिकता बताओ। तो भाई इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, तो इनमें सम कितने हैं, तो हो सकता है उस कार्ड पर सम संख्या इनमें से 4 आ रही हो, क्योंकि 4 भी एक सम संख्या है। हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो सकता है 10 हो, इनमें से कोई एक होगा। क्योंकि ये श्योर है कि जो कार्ड हमने निकाला है, ये दिया है ना हमें क्वेश्चन में कि जो कार्ड हमने बॉक्स से निकाला है उस पर 3 से अधिक नंबर आएगा, तो इनमें से कोई एक आएगा। इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो सम संख्या होगी, तो इनमें से कोई एक आएगा, तो सम संख्या फिर हम इन्हीं में से लेंगे, शुरुआत के नंबरों में से नहीं लेंगे, 1 2 3 में से नहीं लेंगे, क्योंकि ये श्योर है, हमें दिया है कि इन्हीं में से कोई एक कार्ड आएगा, तो वो सम संख्या होगी, तो सम संख्या फिर इन्हीं में से कोई एक होगी। तो कौन कौन सी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के अब क्या करना है आपको, इन दोनों में कॉमन वैल्यू निकालो। इन दोनों में कॉमन क्या है, ई घटना और एफ घटना में कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, ये एफ घटना है। तो इनमें कॉमन अगर हम निकालें ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स हैं बच्चों, 4 यहाँ भी है वहाँ भी है, 6 8 10, 6 8 10, यानी 4 6 8 10। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, तो ये हो गया 2 और 2 4। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, तो 4/10, या फिर यहाँ फॉर्मूला पूरा लिख दीजिएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और टोटल 10 NS, यानी कि 4/10। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 2/5, ठीक है भाई, कट गया 2 से। अब हमें निकालनी है क्या, कि यदि हमें इस बात की
घटना की प्रायिकता पता हो कि निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक नंबर आए तो वह संख्या सम संख्या होने की प्रायिकता बताओ। तो पूछी किसकी है? संख्या सम होगी, इस बात की प्रायिकता पूछी है। तो जिसकी पूछते हैं वो ऊपर आता है, जिसकी दे रखी होती है, जिस घटना की पहले से हमें ज्ञान होता है, यानी ई का हमें यहाँ पहले से ज्ञान है, तो ये नीचे आती है। ये क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे निकाले गए कार्ड पर सम संख्या होगी जब यह ज्ञात हो कि कार्ड पर अंक 3 से अधिक लिखा है, 3 से अधिक लिखा है की प्रायिकता। पी एफ की पूछी है तो एफ ऊपर, ई की दे रखी है ई नीचे, पी ई अपॉन एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी एफ इंटरसेक्शन ई या पी ई इंटरसेक्शन एफ, बात एक ही होती है, और बटे एन नीचे क्या आ रहा है? ई, तो एन ई। तो भाई इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है प्रोबेबिलिटी 2/5, 2/5, और एन ई की हमने निकाली 7/10, तो 5 दूनी 10, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4/7। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हो, दूसरी घटना के घटित होने की पूछे, तो ऐसे सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं और इस फॉर्मूले से होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपका ये पहला प्रश्न था और यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा बच्चों। टाइम थोड़ा सा मैं लूँगा। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं स्लो पढ़ाओ, कुछ कहते हैं फास्ट पढ़ाओ। देखिए मुझे अपने हिसाब से चलने दीजिए, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं आपको बेहतरीन तैयारी करा के भेजने वाला हूँ। आप लोग इस बात की फिक्र मत कीजिए कि आप स्लो फास्ट। मेरा मकसद यही है कि जो वीक बच्चा है वो भी समझ के जाए, होशियार बच्चा है वो भी समझ के जाए, सबका भला होना चाहिए यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है खा है बच्चों, चौथे का खा। और यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक नई बात मालूम पड़ने वाली है, इसलिए आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहला सवाल ले लेते हैं। इसमें खा प्रश्न में हमें क्या दिया है? दिखाइए कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए, यानी हमें दो सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी दिया है वेक्टर ए व वेक्टर बी दो क्या हैं? सदिश हैं। ठीक है, और हमें इसके लिए सदैव ये चीज होती है, यानी ये हमें दिखाना है, ये प्रूफ करना है एक तरीके से। तो दिखाओ, यानी वेक्टर ए व वेक्टर बी के लिए सदैव ये चीज होती है, ये दिखाना है हमें। क्या? कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मापांक छोटा या बराबर होता है इनके अलग अलग मापांक के गुणनफल से, अलग अलग मापांक के गुणनफल से। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक, तो देखिए फिर समझ लेते हैं एक बार क्या प्रूफ करना है। कि ए और बी के लिए ये चीज हमेशा होती है, ये दिखाना है हमें। क्या? कि इन दोनों सदस्यों के मापांक, इन दोनों सदस्यों के गुणनफल डॉट प्रोडक्ट का मापांक छोटा या बराबर होता है इन दोनों सदस्यों के अलग अलग मापांक के गुणनफल से। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, इसके लिए हम क्या प्रूफ, ये प्रूफ करना है एक तरीके से, हमें ये आंसर लेकर आना है। तो ये आंसर लेकर आने के लिए आप समझ लीजिए बच्चों, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित में, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था बच्चों? यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं क्या? कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इनटू वेक्टर बी का मापांक कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा है। क्यों? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इनटू वेक्टर बी का मापांक इनटू कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ दोनों ओर मापांक ले लो, दोनों ओर मापांक लेने पर मापांक ले लो, तो इधर मापांक लेंगे तो मापांक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर यहाँ वेक्टर ए का मापांक, ये तो पहले से ही मापांक है और एक मापांक और आ जाएगा। ऐसे ही वेक्टर बी का मापांक एक पहले से और एक मापांक हमने लिया है तो एक और आ जाएगा।
और यह cos थीटा का मापांक। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी सदिश का मापांक का फिर से मापांक है तो वो बराबर होता है उसी के मापांक के। ठीक है, किसी सदिश के मापांक का मापांक उसी सदिश के मापांक के बराबर होता है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए के मापांक का मापांक वेक्टर ए के मापांक के बराबर होगा, वेक्टर बी के मापांक का मापांक वेक्टर बी के मापांक के बराबर होगा, और यहाँ बचा मापांक cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जो cos थीटा के मापांक की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 1 से कम होती है। cos थीटा की जो मापांक की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मापांक की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू जो भी आएगी, जब हम cos थीटा का जो मापांक होता है ये क्या होता है, 1 से कम होता है, यानी 1 से छोटा होगा। तो जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें cos थीटा का जो मापांक होता है वो 1 से कम होता है, और उसका होगा इसमें मल्टीप्लाई। भाई इनका आपस में गुणा ही तो हो रहा है, तो इसकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें cos थीटा का मापांक 1 से कम होता है, तो 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप में खुद 1 से कम हो जाएगी, यानी इससे क्या हो जाएगी, छोटी या बराबर हो सकती है, हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप। इसका जो मापांक होता है वो 1 से कम होता है, और उसका जब मल्टीप्लाई हम इनमें करेंगे तो ये इससे छोटी हो जाएगी। किससे, वेक्टर ए के मापांक इंटू वेक्टर बी के मापांक से। ठीक है, और यही आपका प्रूफ है। ये जो मैंने बोला है ये आप हिंदी में लिख भी सकते हैं, या लिख दीजिएगा, हम जानते हैं मापांक cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1, इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मापांक लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, और यही आपका प्रूफ है। तो ये चीज़ आपको पता नहीं हो तो आप इस चीज़ को नोट डाल कर लिख लीजिएगा। ठीक है, चीज़ें आपको मैंने क्या बताया था, आपको कुछ चीज़ें नहीं भी मालूम पड़ सकती हैं जब आप अनसॉल्व्ड पढ़ें, तो आप उन चीज़ों को नोट कर लीजिए फॉर्मूले वाली कॉपी में और उनको याद कर लीजिएगा। फिर जो चीज़ें एक आध बची है ना वो भी आपकी क्लियर, फिर कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। अब है बच्चों अगला प्रश्न है, और ये बच्चों चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति से है, 4 का गा। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका गा प्रश्न है बच्चों। हमें यहाँ क्या दिया है, हमें p का मान निकालना है बच्चों। p की वैल्यू हमसे पूछी है और रेखाएं दे रखी हैं, दिया है रेखाएं क्या दी हैं देखो, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। ये पहली रेखा दी है, लेकिन बच्चों ये जो रेखा दे रखी है हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, कार्तीय फॉर्म में दे रखी है। तो क्या ये सही रेखा है बच्चों? रेखा एक्चुअली ऐसी नहीं होती है। ये रेखा देखो ऐसे होती है, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1। इट मीन्स कि यहाँ पर x y जो z होते हैं उनके गुणांक 1 होते हैं, और पहले x y z आते हैं, उसमें से x1 y1 z1 घटते हैं। लेकिन क्या है ऊपर ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो पहले इसको हम इस जैसा बनाएंगे। वो कैसे बनाए, आइए देखो। यहाँ एक्चुअली ये x में से 1 घटना चाहिए, जबकि 1 में से x घट रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और बटे 3। ऐसे ही यहाँ से देखो y का गुणांक 1 होना चाहिए, क्योंकि y का गुणांक यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 7 है। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लो, 7 ले लो यहाँ से कॉमन, तो क्या बचा y माइनस और 7 2 जा 14 अपॉन 2p। और ये ठीक है, ये पहले से ही ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो बच्चों अब देखिए उसके बाद क्या आता है कि जो x, y और जो z के गुणांक होते हैं वो 1 होते हैं। तो यहाँ पर तो भाई -1 है, तो आप ऐसा करो, इसको ये चीज़ है यहाँ पे, तो ऐसा करो, इसे हटाने के लिए इसको कहाँ ले आओ, इसको यहाँ से इसको इसके नीचे ले आओ, क्योंकि नीचे आएगा तभी तो ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो हम नीचे भी ला सकते हैं इसको हम नीचे ला के भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 3 बट्टे -1। ऐसे ही ये 7 जो है इसके नीचे आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा प्यारे, कितना हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा z माइनस 3 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? ऐसे आपको अगर इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं है तो आप उसको बना लीजिए सही फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसे आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे अब दूसरी को देख लेते हैं, अगर वो भी नहीं होगी सही फॉर्म में तो उसे बनाएंगे, ठीक है। क्या है देखिए, एक तो हमें ये दी थी, तो ये समीकरण एक, और दूसरी क्या दी थी भाई, हमें दूसरी दी है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5, ठीक है। तो इसको भी सही रूप में लिख लो। तो क्या करें, पहले यहाँ से देखिए माइनस के 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ से माइनस के 7 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7 आ गया कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ये तो पहले से ही ठीक है, और बटे में क्या है 3p। यहाँ पर देखो ये पहले से ठीक है, y का गुणांक 1b है और y में से घट रहा है, और यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा z माइनस 6 अपॉन 5। अब इस माइनस 7 को डिवाइड में ले आओ, इट मीन्स कि x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन माइनस 7, और ये ठीक लिखा है, और ये माइनस 1 है ना, इसको भी नीचे ले आओ, तो z माइनस 6 अपॉन 5 अपॉन माइनस 1। अब इसकी तुलना कर दो, इसकी तुलना, या फिर अभी इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2, ये वही आपकी दूसरी समीकरण। अब आराम से ये हो जाएगा। सवाल अब पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या कह रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं ये और ये एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हों। यानी जब ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होंगी तो P का मान क्या होगा, जब ये लंबवत होंगी तो एक्चुअली ये सही फॉर्म में नहीं थी, पहले हमको सही फॉर्म में कन्वर्ट किया, समझ गए कैसे किया, ऐसे इसको किया। तो ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं तो P का मान बताओ। तो भाई जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको कंडीशन बताई थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, मैंने आपको बताया था। अब यार a1 b1 c1 कहाँ से आएंगे, तो आएंगे तुलना करके। तो ये कैसे करें, अब यहाँ करेंगे तुलना बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 की तुलना किससे करने वाले हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 से करने पर। इससे करो भाई, तो इससे तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे a1 है और यहाँ पे कितना है भाई, इसमें इसको 3 अपॉन माइनस 1 या माइनस 3 भी ले सकते हैं। तो a1 की जो वैल्यू आ गई माइनस 3, b1 की वैल्यू 2p अपॉन 7, c1 की वैल्यू 2। ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना करो, यहाँ पे कर लेते हैं। समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे आप, x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2 से करने पर। तो तुलना करेंगे, देखिए क्या समीकरण 2 में ये नीचे है इतना और यहाँ पे a2, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी, इसको माइनस के ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3p अपॉन माइनस 7, और b2 की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ b2 है और यहाँ 1 है, तो b2 की वैल्यू 1 और c2 है यहाँ पर और यहाँ है माइनस के 5 ले सकते हैं इसको हम, माइनस के 5। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 परस्पर क्या है, लंबवत हैं। तो होगा क्या भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 जब लंबवत होते हैं। होता है नहीं होता है, बस आप कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू लगा दीजिए। तो a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, और a2 की वैल्यू है माइनस के 3p अपॉन 7, प्लस b1 की वैल्यू कितनी है 2p अपॉन 7, और b2 की वैल्यू कितनी है भाई, b2 की वैल्यू है 1, और c1 की वैल्यू 2, और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, और बराबर लेके चलेंगे 0। सॉल्व करो भाई, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9p/7
प्लस 1 का 2p में 2p/7 और 5 दूनी 10, उधर ले जाओ तो प्लस के 10 या फिर इधर ही रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के 10 हो गया, ठीक है, बराबर 0। यहाँ ले लो आप एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 7 से 60 कट गया 9p, 7 से 7 कट गया 2p, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 का 10 में करेंगे 70 बराबर 0, ये चला गया 0 में। 9p और 2p कितना हो गया 11p माइनस के 70 बराबर 0, तो p 11p बराबर 70 उधर चला जाएगा प्लस के 70, तो p बराबर 70/11, 70/11 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको करना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रश्न को लेते हैं बच्चों। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। पहले आपको क्या करना था, बस जो भी आपको समीकरण दे रखी थी बच्चों, ये रेखाएं जो दे रखी थी, इनको पहले आपको सही फॉर्म में लिखना था। x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 की फॉर्म में। फिर कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लो, और दो रेखाएं लंबवत हो तो ये कंडीशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और समांतर होती हैं। अगर यही समांतर बोल देता तो फिर आप लगाते a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये तीनों बराबर आनी चाहिए, तो समांतर हो जाती हैं। तो ये कंडीशंस में सारी चीज़ें आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। ये है बच्चों समाकलन से संबंधित। ठीक है, ये है आपका चौथे का घ प्रश्न, फोर्थ का घ प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान निकालना है, का मान ज्ञात करो। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन इसका करना है तो बहुत सिंपल है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका ना डिवाइड इसमें अलग दे दो और इसमें अलग दे दो, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स में भाग देंगे किससे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में भाग देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, और पूरे का होल dx। यहाँ तक कोई समस्या? हमने क्या किया, इससे इसमें अलग भाग दे दिया, इसमें अलग भाग दे दिया। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो बचा क्या, लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब आगे देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब इसका आप समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि आपको समाकलन पता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो करिए प्यारे। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x, क्या होता है tan x, और माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स, माइनस के कॉट एक्स। तो tan x और माइनस माइनस प्लस के कॉट एक्स एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो गया ना, बहुत इजी से हो गया यार, सभी प्रश्न बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। ठीक है, बस आपको इत्मीनान से समझना है, फॉर्मूले आपको डेली याद करने हैं। ठीक है बच्चों, और मैं जल्द ही, आप लोग काफ़ी बच्चे कह भी रहे हैं, चैप्टर वाइज में आपको फॉर्मूले भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बस अच्छे से प्रिपेयर करिए यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है।